स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, उसका है भाग दूसरा। भाग दूसरे में हम पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में, और नागरिकता हमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 इसमें पढ़ने के लिए मिलता है। हम काफ़ी ज़्यादा सरल भाषा में समझने वाले हैं, मैप से भी समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री है, आपका किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम लिखा है फ्री जीके क्यूज, उसके सामने लिखा है सब्सक्राइब, वहाँ पर प्रेस करें और उसके बाद जो ये बेल मिलेगी उस पर ऑल प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। देखिए, जो भाग दूसरा है उसमें हम पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में। मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था कि भाग दूसरे में नागरिकता के ऊपर कैसे आएगा, तो यहाँ पर नाग लिखा हुआ है और भाग 2 है ना, तो 2 में 2 और जो ये नाग का जो फन होता है बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा कि जो भाग 2 है उसमें नाग है ना, नागरिकता के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। इस तरह से ट्रिक से आपको याद करवाया था जब हम भाग पढ़ रहे थे। ठीक है, तो देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। ठीक है, देखिए संविधान के भाग दूसरे में हमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले क्या है, भाग पहला वाला हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। भारत के जो भी संघ और उसका जो राज्य क्षेत्र था उसे हमने काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया, और उसके जो एमसीक्यूज थे वो भी हमने कवर कर लिए। यहाँ पर भी हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे और उसके बाद इसके एमसीक्यूज को भी कवर कर लेंगे। देखिए मैप में जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान है और ये है हमारा इंडिया। ठीक है, तो देखिए जो भाग अनुच्छेद जो 5वां कहता है, 5वां अनुच्छेद क्या कहता है, सबसे पहला जो भारत के अंदर जन्मा है। ठीक है, हमारे जो भारत का मैप है इसके अंदर जिसने जन्म लिया है उसको नागरिकता मिल जाएगी, जिसे हम कहते हैं संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। ठीक है, उसके बाद जो छठा है वो क्या कहता है, छठा अनुच्छेद की जो पाकिस्तान से भारत में आया है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है, सन को ध्यान रखिएगा, 1948 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो छठा जो अनुच्छेद बनाया गया था ये उस समय बनाया गया था जब पाकिस्तान और भारत अलग अलग हो गए थे, है ना। तो उस समय क्या हुआ, भारत का तो हिस्सा ये भी रहा था। ठीक है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये भारत का हिस्सा था, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तो उस समय जो यहाँ पर लोग थे उन्हें लगा कि इंडिया में आ जाना चाहिए, तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो 7वां अनुच्छेद है, 7वां अनुच्छेद क्या कहता है कि ऐसे लोग विभाजन के समय जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब पता चला कि पाकिस्तान में मारकूट हो रही है तो वापस वहाँ से इंडिया आ गए। ठीक है, समझ गए आप, मतलब कि पहले यहाँ पर पाकिस्तान चले गए, लेकिन जब पता चला कि वहाँ पर सही व्यवहार नहीं हो रहा है उन लोगों के साथ, तो वापस इंडिया आ गए। तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा कहते हैं अनुच्छेद 7 में। ठीक है, 8वां अनुच्छेद क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग जो भारत में उनके मम्मी पापा हैं और वो कहीं विदेश चले गए, ठीक है, कहीं पर भी विदेश चले गए, हम यहाँ पर ये यहाँ की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ चले गए लेकिन उनके जो मम्मी पापा है वो यहाँ के रहने वाले थे, तो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, उसको नागरिकता मिलेगी क्योंकि उसके पेरेंट्स तो यहाँ के हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां जो अनुच्छेद है वो क्या कहता है कि ऐसे लोग जो जिनके भले ही मम्मी पापा यहाँ रहे हों, है ना, यहाँ उन्होंने जन्म लिया हो, लेकिन वो कहीं बाहर चले गए, बाहर देश चले गए और वहाँ पर रहकर उन्हें दूसरा देश अच्छा लगा और वहाँ की वो नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन भारत की समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, वहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी पर भारत की क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 9 में कहते हैं। और अनुच्छेद 10वां क्या कहता है कि जो भी भारत का जो नागरिक है उसकी नागरिकता बनी रहेगी, उसको नहीं छीना जाएगा। और जो 11वां है उसको तो हम वर्ड टू वर्ड समझेंगे अच्छी तरह से। ठीक है, मैप से ये समझा दिया आपको, अब इसके बाद वर्ड टू वर्ड समझेंगे। काफ़ी आसान था मैप से समझना। अब देखिए 5वां अनुच्छेद के अनुसार क्या है, संविधान के आरंभ होने पर प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास है। ठीक है, संविधान के आरंभ होने पर, ठीक है, संविधान का आरंभ कब हुआ था, लागू कब हो गया था, ये हो गया था 1950 में, है ना, 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय जो भी भारत में था उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, है ना, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब देखिए संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से कहते हैं, ऑप्शन में ये दिया जाएगा आपको कि अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, ठीक है, जिसने जन्म लिया था उसको नागरिकता मिल जाएगी।
दूसरी बात, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या फिर उसके जो मम्मी है या पापा है जिसने भी जन्म लिया था उसको नागरिकता दे दी जाएगी। और तीसरी बात क्या कहते हैं इसी में कि जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा, भारत का नागरिक होगा। ठीक है, मतलब कि ये जब लागू हो रहा था हमारा भारत का संविधान 1950 में, इससे पहले कम से कम 5 साल तक जो भारत में रहा है मामूली तौर पर, और वो चाहता है कि हमें भारत की नागरिकता मिल जाए तो उसको मिल जाएगी आराम से। ठीक है, ऐसे 3 टाइप के लोग जिन्हें शुरुआत में नागरिकता आराम से मिल जाएगी। ठीक है, देखिए संशोधन भी हुआ था, चेंजेस हुए थे, उसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड समझ रहे हैं, मैप में आपने समझ लिया एक और बार। अब यहाँ पर जो बुक में जो लैंग्वेज लिखी होती है उसके अनुसार हम पढ़ के समझेंगे, ताकि जब आप खुद से पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, समझने में। अब देखिए, अब अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है। मतलब कि वो जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक है, तो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा, नागरिकता दे दी जाएगी। कब की बात हो रही है ये 19 जुलाई 1948। ठीक है, 47 में तो अपना भारत आज़ाद अलग हो गया था, स्वतंत्र हो गया था पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये 47 से यहाँ पर ये 48 है ना। ठीक, 1 साल बाद, मतलब कि 1 साल के अंदर ही अंदर अगर वो पाकिस्तान से वापस भारत में आ गया है ना, पाकिस्तान से वापस भारत अगर वो आ गया है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर ये जो डेट है 19 जुलाई 1948, इसके कुछ समय बाद अगर वो भारत आता है तो उसको फिर भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर उसको सबसे पहले एक फॉर्म भरना होगा और करीबन 6 महीने का वेट करना होगा, है ना। 6 महीने तो उसको भारत में रहना होगा, तब जाकर उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये 6ठा अनुच्छेद कहता है। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में ये प्रावधान करता है। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आया हुआ। ठीक है, तो ये सन के ऊपर है कि 19 जुलाई 1948 तक अगर वो भारत में आ गया तो ठीक है, उसको अपने भारत का नागरिकता मान लिया जाएगा। लेकिन अगर उसको 19 जुलाई 1948 के वो बाद आता है तो उसको करीबन 6 महीने का वेट करना होगा और उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, सिर्फ 6 महीने का ही अवधि है, ज़्यादा नहीं थी उस समय की बात हो रही है। ठीक है, 1948 सन के हिसाब से बात हो रही है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में उपबंध करता है। मतलब कि ऐसे लोग जो विभाजन के समय कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। ठीक है, विभाजन के समय कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए। लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं, हमें वापस भारत आना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे लोगों को भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। ये पाकिस्तानी है जो हमारे भारत में आया, ठीक है, तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था अलग होने से पहले। लेकिन अनुच्छेद 7वां क्या कहता है, ऐसा इंसान जो कभी भारत में रहता था और वो पाकिस्तान चला गया और वापस लौट के भारत आ गया। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 7 है ये इसके ऊपर है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों का, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे आप तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 8वां वाला अनुच्छेद है वो क्या कहता है, भारत में जन्मे किंतु विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर नागरिकता का जो अधिकार है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, देखिए भारत में जन्मे किंतु विदेशों में जो रह रहे हैं, ठीक है, भारत में तो इन्होंने जन्म लिया था, इनके पेरेंट्स ने यहाँ पर जन्म लिया था। ठीक है, मूल रूप से वो यहीं के थे, इनके जो मम्मी पापा हैं, लेकिन वो विदेश में चले गए कुछ काम के लिए। ठीक है, भले वो कितने सालों के लिए भी रहे हों, लेकिन अगर उनके पेरेंट्स यहाँ के हैं और वो चाहते हैं कि उनको भारत की नागरिकता मिले तो उनको मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए 9वां वाला अनुच्छेद क्या कहता है। 9वें वाले अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जी हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके भले पेरेंट्स यहाँ के हो, लेकिन अगर वो विदेश में गया और उसको विदेश पसंद आ गया और वो वहीं रहना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर वो वहाँ की एक्सेप्ट कर लेता है तो जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 2 नागरिकता तो मिलेगी नहीं उसकी, वहाँ पर भी रह रहा है, यहाँ पर भी रह रहा है, क्यों पेरेंट्स तो यहाँ पर है, वो तो यहाँ पर भी मिलने आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत की भी उसको नागरिकता मिलेगी और वहाँ की भी नहीं। अगर उसने मन से वहाँ की नागरिकता ले ली है तो उसको वहीं की नागरिकता उसकी बनी रहेगी और भारत की समाप्त हो जाएगी। ठीक है, दूसरे देश की बनी रहेगी क्योंकि उसका वहाँ का नागरिक बनना चाहता है।
ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। 10वां अनुच्छेद क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। ठीक है, मतलब कि जो आपका अधिकार है नागरिकता का वो बना रहेगा। कब तक खत्म नहीं किया जाएगा? जब तक कि आप कुछ गलत काम ना करें। ठीक है, देखिए उसके बारे में हम समझेंगे अभी अच्छी तरह से। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसे विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाए जाए भारत का नागरिक बना रहेगा। ठीक है, कुछ उपबंध है, मतलब कि कुछ रूल्स और रेगुलेशन है, अगर वो सही फॉलो करता है तो वो नागरिक तो बना ही रहेगा, उसका अधिकार बना रहेगा, कोई उसका अधिकार छीन नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित राज्य विषयों के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन शक्ति तो इनके पास होती है, लेकिन पेश कौन करता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, वो पेश करते हैं गृह मंत्रालय। ठीक है, लेकिन पावर किसके पास होती है इसके लिए विधि बनाने की, मतलब कि किसका खत्म करना है हमको नागरिकता, किसकी जो नागरिकता है किसको देनी चाहिए, किसकी खत्म करनी चाहिए, इसके ऊपर विधि बनाना, कानून बनाने का अधिकार किसका है? अनुच्छेद 11 में है। सॉरी, संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास। ठीक है, ये लिखा है अनुच्छेद 11 में। एक और बार मैप से समझ लेते हैं। देखिए वापिस से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा फटाफट से। ये है पाकिस्तान और ये हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो देखिए ऐसे लोग जो भारत में जन्मे थे, ठीक है, उनको नागरिकता दे दी जाएगी, वो है अनुच्छेद 5वें में। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? वो लोग जो पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, जब विभाजन हुआ तो ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, तो अगर वो आ चुके हैं किस डेट से पहले, डेट बताई है, उस डेट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है 19 जुलाई। ठीक है, 19 जुलाई 1948। ठीक है, इस समय से अगर वो पहले भारत में आ गए तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी, और इस समय के बाद अगर आता है तो 6 महीने का इंतजार करें, तब जाकर उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब 7वां अनुच्छेद क्या कहता है? ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान पहुंच गए थे विभाजन के समय, लेकिन पाकिस्तान से वापस वो आ गए भारत में। ठीक है, मतलब विभाजन से पहले ये लोग चले गए थे, इनको लगा कि शायद पाकिस्तान से ही होगा, लेकिन जब मारकूट हुई यहाँ पर, है ना, हिंदुओं को किस तरह से मारा गया, कूटा गया, आपने तो वो देखी होगी मूवी भाग मिल्खा भाग, तो वहाँ पर यहाँ देखा होगा आपने, है ना। तो देखिए वापस ये कहाँ आ गए, जो इंडियंस थे वो वापस यहाँ पर इंडिया में अगर आना चाहे तो वो आए, तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगी उसकी। ठीक है, देखिए ऐसे लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अब 8वां वाला जो अनुच्छेद था वो क्या कहता है कि पेरेंट्स तो यहाँ के हैं उसके रहने वाले, लेकिन किसी काम से अगर वो बाहर गया है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो इसी काम से जाए, अपने जो भी मतलब पर्सनल काम है उसी से जाए। कुछ कुछ सरकारी कर्मचारी भी होते हैं जो बाहर जाकर काम करते हैं, ठीक है, इंडिया के से रिलेटेड ही काम करते हैं बाहर, तो अगर वहाँ पर भी उनके बच्चे हो गए तो कोई बात नहीं, वो यहीं का ही नागरिकता उनको यहीं की मिलेगी। ठीक है, वो अगर चाहता है यहाँ की नागरिकता मिले भारत की तो उसको नागरिकता मिल सकती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स यहाँ के रहने वाले। अब जो 9वां अनुच्छेद है वो क्या कहता है? ऐसा बच्चा जो भारत में उसके पेरेंट्स तो हैं लेकिन विदेश में गया और विदेशी उसको पसंद आ गया, तो उसकी नागरिकता भारत से समाप्त कर दी जाएगी, और उसको जो विदेश है उनके हिसाब से जो भी संविधान है उनका, वहाँ से अगर उसको नागरिकता मिल गई तो उसकी नागरिकता वहीं की बनी रहेगी। मतलब कि इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहे तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छता से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना। ठीक है, 9वां अनुच्छेद क्या कहता है? स्वेच्छता से, उसने अपनी मर्जी से विदेश की नागरिकता अपना ली, इंडियन तो है वो, लेकिन वहां पर जो भी उनका रूल रेगुलेशन था कि इतने साल तुम रहो, तुम ऐसा काम करो वैसा काम करो, तो तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, उसको मिल जाएगी। ठीक है, 10वां अनुच्छेद क्या कहता है कि आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी, आपको नहीं हटाया जाएगा जब तक कि आप कोई गलत काम नहीं करते हो। ठीक है, कौन से गलत काम है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। और 11वां अनुच्छेद क्या कहता है कि जो संसद है उसके पास पावर है किसको ये नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक है, लेकिन इसको पेश कौन करता है? गृह मंत्रालय। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए कितना आसान था मैप से समझना। अब आगे अब देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या कहता है? मतलब कि अब ये रूल तो उन्होंने बना दिया पहले, ठीक है, जब संविधान लागू हो रहा था तब इन्होंने ये सारी चीज़ें तो बना दी, लेकिन उसके बाद अधिनियम हुआ, मतलब कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो क्या चेंजेस हो रहे थे इसमें? देखिए पहले ये लाइन समझ लीजिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, एकल नागरिकता ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो देखिए एकल नागरिकता मतलब कि भारत का जो निवासी है वो भारत के किसी भी कोने में हो, उसकी जो नेशनैलिटी है वो इंडियन ही रहेगी। ठीक है, वो भारतीय ही रहेगा। ठीक है, जो उसका जो वोटर कार्ड है वो भारत के किसी भी कोने में जाए वो वैलिड ही रहेगा। ठीक है,
इस तरह से, मतलब कि समझ रहे होंगे आप, ये एकल नागरिकता मतलब कि वो भारतीय ही कहलाएगा, इंडियन ही कहलाएगा। ठीक है, ये होता है एकल नागरिकता। मतलब कि कहीं अगर मध्य प्रदेश में गया तो मध्य प्रदेशी नहीं कहलाएगा, अगर कहीं गुजरात गया तो गुजराती नहीं कहलाएगा, वो भारतीय कहलाएगा, वो होती है एकल नागरिकता। ठीक है, तो सारे जितने भी हैं वो है एकल नागरिकता। हम कहीं पर भी जाएं हम भारतीय ही कहलाएंगे। ठीक है, अब देखिए भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, उसके अनुसार क्या कहता है। हमारा संविधान तो 1950 को लागू हो गया, ठीक है, लेकिन 1955 क्या कहता है, इसमें कुछ चेंजेस करने की बात करी थी कि जैसे कि इसके अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। मतलब कि अब चाहो तो ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, 1955 में कुछ 5 ऐसे आधार दिए गए हैं जिसके आधार पर कोई नागरिक चाहे तो नागरिकता उसको मिल सकती है। जैसे कि पहले ऐसा व्यक्ति जो नागरिकता चाहता है, तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म, भारत का जो संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय या फिर उसके बाद अगर उसका जन्म भारत में हुआ है तो उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। ठीक है, उसका भारत का नागरिक कहा जाएगा। तो अब चाहे वो 26 जनवरी 1950 के बाद चाहे कोई अंग्रेज भी कोई दूसरा भी अगर आकर भारत में रहा हो, तो अगर उनके बच्चे हो गए हों तो उसको विदेशी जो अपना भारत की जो नागरिकता है वो दे दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि तुम विदेशी ना, तो विदेशियों के भी बच्चे इसमें इंक्लूड हो गए, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए यहाँ पर इसका मिसयूज हो सकता था इस चीज़ का कि देखिए 26 जनवरी 1950 के बाद तो बहुत सारे लोग भारत में घूमने भी आए थे, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आई थी, तो अगर उनका जन्म, बच्चों का जन्म यहाँ हो गया तो क्या वो भारतीय कहलाएंगे? नहीं, है ना। तो इसलिए इसमें भी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत थी। तो देखिए 1955 में ये अधिनियम आया था, उसके बाद काफ़ी बार आया, 1992 में भी आया, अभी 2000 में भी आया। ठीक है, इस तरह से मतलब 2005 में भी आया, इस तरह से मतलब ये चलता रहा। 2019 में भी अधिनियम आया था। ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस इसमें फिर होते रहे, क्योंकि ये चीज़ कहीं ना कहीं सही नहीं थी, क्योंकि कोई भी आकर यहाँ पर जन्म दे देता तो क्या भारत का नागरिक हो जाता? नहीं। अब देखिए दूसरी बात क्या कहता है कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता मिल सकती है। मतलब कि भारत के बाहर अन्य देश में 25 जनवरी 1925 ईस्वी के पश्चात, है ना, इसके बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक हो तो। ठीक है, मतलब कि 25 जनवरी 1950 के बाद उसने चाहे कहीं पर भी जन्म लिया हो उस बच्चे ने, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स भारत के हैं तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। वंश मतलब कि चाहे आपका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, चाहे आपके पेरेंट्स किसी भी देश में जाकर आपको जन्म दिया हो, ठीक है, वहाँ के हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी उनको अच्छी लगी हो तो दूसरे देश में जाके आपको जन्म दे दिया, लेकिन आपके पेरेंट्स तो इंडियंस थे, भारत के ही हैं, ठीक है, उनके पास नागरिकता है भारत की, तो आप उस देश के नहीं कहलाओगे, आप भारत के ही कहलाओगे। ठीक है, तो किस आधार पर? ये वंश के आधार पर आप कहला रहे हो। ठीक है, नोट देखिए, यहाँ पर एक नोट है, इंपॉर्टेंट नोट है समझने के लिए कि माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वंश है ना, इस पे क्या था पहले कि पिता के आधार पर देखा जा रहा था, है ना, कि पिताजी होना चाहिए इंडियन तो मिल जाएगा उसको, लेकिन अगर माताजी दूसरे रही देश की तो क्या नहीं मिलेगी उसको नागरिकता। तो इसलिए कुछ चेंजेस किया गया 1992 में, काफ़ी समय बाद चेंजेस किया इस चीज़ को कि माता की नागरिकता के आधार पर, है ना, दिया जाएगा बच्चे को कि वो भारत का नागरिक है या नहीं है, चाहे पिताजी किसी भी देश का हो, लेकिन अगर माता इंडियन है, ठीक है, तो इस आधार पर भी उसको भारत का नागरिक कहा जाएगा। दोनों में डिफरेंस यही है कि जो पहले वंश जिसके बारे में बात हो रही है, वंश की परंपरा, यहाँ पर सिर्फ पिताजी का नाम लिया जा रहा था, लेकिन 1992 में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया कि नहीं, माता के आधार पर भी होगा। ठीक है, तो माता पिता दोनों में से अगर कोई एक भी इंडियन है तो आप इंडिया की नागरिकता ले सकते हो। अब देखिए देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीयकरण मतलब कि जिसमें कुछ अच्छी खासियत हो, ठीक है, काफ़ी समय से वो अपने देश में रह रहा हो, ठीक है, और उसको देश की कोई एक लैंग्वेज आती हो, हमारे इंडिया की कोई लैंग्वेज उसको अच्छी तरह से आती हो, तो ऐसा इंसान हमारे भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सन देखा जाता है, यहाँ पर करीबन उसको 10 साल तक हमारे भारत में रहना चाहिए।
ठीक है, करीबन 10 साल तक हमारे भारत में वो रहा हुआ हो और हमारे भारत की लैंग्वेज आनी चाहिए उसको, तो ऐसे इंसान को हमारे भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, देशीयकरण, पूरी तरह से उसको देसी बना दो, ठीक है, तब जाकर उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो करीबन 10 साल तक की तो उसको देसी बनने में टाइम लग जाएगा। अब देखिए, पंजीकरण द्वारा नागरिकता आपको मिल सकती है। पंजीकरण मतलब क्या होता है, फॉर्म भरो और नागरिकता ले लो। तो देखिए कैसे, निम्नलिखित वर्गों में आने वाले लोगों को पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देखिए पंजीकरण में क्या है, वे व्यक्ति जो पंजीकरण प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहा हो। ठीक है, तो देखिए 19 यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सन ध्यान रखिएगा, 1955 की बात हो रही है। तो उस समय की बात है, कोई ऐसा इंसान जो 6 महीने पहले भी भारत में रहा था, 1955 की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसे इंसान भी अगर फॉर्म भर दे कि मैं यहाँ 6 महीने से ही भारत में रह रहा हूँ, मुझे भारत की नागरिकता चाहिए, तो उसको मिल जा रही थी। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का गलत यूज़ हो रहा था। ठीक है, इसलिए 1955 के बाद चेंजेस करने पड़े इसमें। अब देखिए, वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहा हो। ठीक है, मतलब कि वो भारतीय जो भारत में तो जन्म ले चुका है लेकिन वो बाहर रह रहा है, तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो सही है, लेकिन ये बात इतनी सही सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी कि सिर्फ 6 महीने के आधार पर क्या किसी को नागरिकता दे देनी चाहिए। 6 महीने के लिए तो कोई भी आकर यहाँ घूमने के लिए भी अगर रह रहा हो तो वो भी नागरिकता ले सकते हैं वहाँ की। ठीक है, तो ऐसा ये गलत था, तो इसमें भी चेंजेस किए गए आगे। अब देखिए, वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हैं या भविष्य में विवाह करेंगे। ठीक है, देखा होगा आपने, बहुत सारी जो फॉरेनर्स होती हैं वो इंडिया में आती हैं और यहाँ पर शादी कर लेती हैं। ठीक है, तो उनको भी इंडिया की जो ये नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो इन लोगों को भी मिल सकती है। ठीक है, उन स्त्रियों को जो हमारे भारत में आकर विवाह करना चाहती हैं। ठीक है, अब देखिए, भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे, अब जो भारतीयों के जो नागरिक हैं उनके जो बच्चे हैं उनको तो मिल ही जाएगी आराम से। ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं। अब देखिए, राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है, आप भारत के हैं रहने वाले और आप राष्ट्र के हित से, है ना, मतलब कि देश के ही काम से कहीं दूसरे देश में रहकर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं जो बाहर भारत के देश में जाकर हमें करनी होती है और भारत की सरकार की नौकरी है एक तरह से। तो ऐसे में आपके जो भी बच्चे हुए हैं तो उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी और आपको तो मिल ही जाएगी नागरिकता। ठीक है, क्योंकि आप तो भारत का ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नागरिकता लेने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, फॉर्म भरकर आप नागरिकता ले सकते हैं। अब देखिए, भूमि विस्तार द्वारा, मतलब कि भूमि विस्तार मतलब कि जो हमारा भारत का नक्शा है कल को अगर बड़ा हो जाए, ठीक है, मतलब कि और देश इसमें शामिल हो जाए, तो जो उस देश में जो लोग आते हैं उनको भी तो हमारे इंडियन की नेशनलिटी देनी पड़ेगी ना, कि आप इंडियंस हो जाएंगे अब तो। ठीक है, ये इसका मतलब है। यदि किसी नए भूभाग्य को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को, है ना, स्वागत है उनका, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जो ये अधिनियम आया था 1955, है ना, ये भारत नागरिकता का जो अधिनियम आया था, इसमें 5 तरह से आप नागरिकता ले सकते थे। एक जन्म के आधार पर, दूसरा वंश के परंपरा द्वारा नागरिकता, तीसरा देशीयकरण द्वारा, और चौथा पंजीकरण द्वारा, और 5वां भूमि विस्तार के द्वारा। ठीक है, इसको डिटेल से हमने समझ लिया। अब देखिए, इसमें कुछ संशोधन हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इसमें सही नहीं लग रही थी। ठीक है, 2-3 तो चीज़ें आपको बता दी मैंने। तो इसमें चेंजेस करने के लिए फिर 1986 में कुछ बदलाव किए। ठीक है, देखिए 1992 में क्या बदलाव हुआ ये तो हमने देख लिया कि सिर्फ पिता के ऊपर ही वंश के आधार पर क्यों दिया जाए, माता भी तो हैं, माता के आधार पर भी तो बच्चों को नागरिकता मिलनी चाहिए, है ना। तो 1992 में माता के आधार पर भी नागरिकता दे रहे थे। अब देखिए यहाँ पर 86 की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में क्या चेंजेस हुआ, ऐसे तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हम बस उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन 1955 ईस्वी के निम्न संशोधन किए गए। ठीक है, मतलब 1955 में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी जो सही नहीं लग रही थी संसद को, तो उन्होंने कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा कि इसका मिसयूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे मिसयूज़ मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई घूमने आ रही कोई लेडीज़, वो प्रेग्नेंट है और अगर उसका बच्चा यहाँ पर हो जाता है भारत में, तो क्या वो बच्चे को नेशनलिटी दे दी जाए भारत की, क्या आप भारतीय हैं, आप नागरिकता आपको भारतीय मिल जाएगी? नहीं, इस आधार पर नहीं देनी चाहिए। ठीक है,
तो क्योंकि उसके पेरेंट्स जो थे वो तो थे ही नहीं इंडियन, वो तो सिर्फ घूमने के लिए आए थे, तो इस आधार पर कैसे उसको नागरिकता दे सकते हैं। तो इसका मिसयूज़ कर रहे थे लोग कि वो चाहो तो नागरिकता यहाँ की ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंजेस किया गया। क्या चेंजेस करे थे? अब भारत में जन्मे केवल उस व्यक्ति को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, माता पिता में से कोई एक नागरिक तो रहना ही चाहिए भारत का। ठीक है, उसको ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है इसमें। उसके बाद दूसरा क्या चेंजेस किया गया? जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्षों तक निवास करना होगा। पहले ही अवधि सिर्फ 6 माह की थी, है ना, सिर्फ 6 माह का इंतजार करो और भारत की आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इसका मिसयूज़ हो रहा था। ठीक है, कि 6 माह के आधार पे ही कैसे दे दिया जाए। अरे कोई टेररिस्ट भी आकर अगर 6 महीने वो रहना चाहे तो आराम से उसके कट जाएंगे 6 महीने, और वो 6 महीने बाद अपने भारत की नागरिकता पालेगा। उसके बाद वो किसी तरह से भी झूठी मतलब कि कुछ भी करके वो फिर गवर्नमेंट में चला जाएगा। भारत की किसी भी मतलब कि समझ सकते हैं आप, सैनिक में जाकर अगर वो भर्ती हो जाएगा तो वो भारतीयों को ही मारेगा, क्योंकि वो तो है तो आतंकवादी। उसको नागरिकता ही मिल गई 6 महीने के अंदर, तो उसको नागरिकता मिल गई और इस आधार पर वो उसने ज्वाइन कर लिया आर्मी फोर्स, तो अपने आर्मी वालों को ही मारेगा। तो इसलिए ये चीज़ गलत थी। पहले सिर्फ 6 महीने की अवधि पर मत दो, अब करीबन उसको 5 साल तक तो भारत में रहना चाहिए। लेकिन इसको भी घटाया गया, बढ़ाया गया, कभी 10 साल कर दी गई, है ना, कभी मतलब इस तरह से चेंजेस करके अब 7 साल कर दी गई है। ठीक है, अभी करंट की बात करें तो 7 साल है, 7 साल तक तो भारत में आपको रहना चाहिए। ठीक है, और आपने कुछ कार्य किए हो, ऐसे ही नहीं पढ़े नहीं रहना है, आपने कुछ कार्य किए हो, आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहने चाहिए जिसमें आपका जो कैरेक्टर है वो सही बताया गया हो, तभी आपको जाकर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना, स्कूल कॉलेज में मिलते हैं, तो उसमें लिखा हुआ होता है। तो इस आधार पर नागरिकता जब लेने जाते हैं तो इन सच चीज़ों को भी चेक किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो हमने पढ़ा था देसीकरण द्वारा नागरिकता मिल रही थी उसमें 55 वाले सन में। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ चेंजेस किया गया। देसीकरण में हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई जो किसी में कुछ टैलेंट हो और अपने भारत उसको पसंद आ गया हो और वो भारत में रहना चाहता हो, तो पहली अवधि से 5 साल की थी। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि कम से कम आपको 10 साल तक तो रहना चाहिए, और जो भी आपका टैलेंट है, ठीक है, उसके आधार पर, और कम से कम आप 10 साल तक भारत में हैं और आपको कोई भाषा अगर आती है तो ही आप भारत के नागरिक रह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए देशीकरण द्वारा नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति, जो भी व्यक्ति है जो देश में अपने रहना चाहता है, वो कम से कम 10 सालों तक भारत में रह चुका हो। पहले अवधि से 5 साल की थी। ठीक है, मतलब सिर्फ 5 साल के आधार पर भी आपको भारत में भारतीय नागरिकता मिल सकती है, देशीकरण के आधार पर, है ना। मतलब कि कोई घूमने आया है इंसान, ठीक है, समझिए वापस से, कोई इंसान घूमने आया है और करीबन अपने देश में 5 साल तक रहा है। ठीक है, 1995 की 1955 सन की बात हो रही है। कोई ऐसा इंसान जो 5 साल के लिए घूमने आया है भारत में और भारत उसको पसंद आ गया और वो सोच रहा है कि अब यहीं पे मैं किसी से शादी कर लूँ और अपना परिवार यहीं पे बढ़ाऊँ घटाऊँ, जो भी उसको करना है, या फिर उसके साथ जो भी आए थे वो चाहते हैं यहीं पे बसना, तो करीबन 5 साल तक तो उसको यहाँ पर रहना चाहिए, तब जाकर उसको देशीयकरण द्वारा नागरिकता मिल जाएगी। मतलब वो देसी बन चुका है, भारत उसको पसंद आ गया। ठीक है, पहले 1955 में से 5 साल थे, लेकिन अभी 86 में कितने साल हो गए, कम से कम 10 साल तक तो उसको रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर ये लागू हो गया था। ठीक है, 1986 में जो जम्मू कश्मीर को जो अभिन्न इसको तो एक अलग से दर्जा दिया हुआ था ना, वो तो अभी खैर समाप्त हो चुका है, लेकिन 86 की बात हो रही है, उस समय ये जम्मू कश्मीर सहित असम सारे राज्यों पर इस चीज़ को लागू कर दिया गया। देश के किसी भी छोटे से कोने में कोई भी इंसान है, वो अगर 10 साल तक रहेगा तब जाकर उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। नागरिकता की समाप्ति किस तरह से हो सकती है, नागरिकता की समाप्ति या फिर भारतीय नागरिकता का अंत। तो हमने 11वें अनुच्छेद में क्या पढ़ा था कि संसद के पास पावर है, ठीक है, वो विधि बनाएगी इसके ऊपर किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए नागरिकता, और इसे पेश कौन करता है, गृह मंत्रालय। तो देखिए भारतीय संविधान एवं नागरिकता अधिनियम जो 1955 आया था, उसमें उल्लेखित किया गया कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता को खत्म कर सकते हैं। ऐसा कि अगर वो परित्याग कर मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता का परित्याग कर किसी अन्य राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त कर ले, तो ऐसे में उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। ठीक है,
ठीक है, तो उसे कहते हैं परित्याग, मतलब कि अपने भारत की वो नागरिकता खत्म करके किसी दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है। और दूसरी बात कि अगर उसने, है ना, विदेश में गया और विदेश की उसने नागरिकता ले ली, तो ऐसे में उसकी जो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर। ठीक है, भारत की नागरिकता अपने आप उसकी खत्म हो जाएगी। अब सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, सरकार कैसे नागरिकता छीनेगी? क्या ऐसे गलत काम आप कर दोगे जो नागरिकता चली जाएगी? ध्यान से सुनेगा। वो कंडीशंस की कपटपूर्व रूप से भारतीय नागरिकता अर्जित किए जाने पर, मतलब कि वो झूठ कह रहा था कि वो 5 साल 10 साल भारत में रह लिया और उसने जाकर सरकार से फॉर्म भरवा दिया। ठीक है, वहाँ जाके इसने फॉर्म भर दिया कि मुझे नागरिकता दे दो। तो ऐसे जो कपट तरीके से अगर वो ऐसे करने की कोशिश करता है और पकड़ा जाता है तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। दूसरी बात, देशद्रोह या युद्ध के समय में शत्रु की सहायता करने पर। ठीक है, जो देशद्रोह करता है, युद्ध के समय में शत्रु की सहायता करेगा, तो क्यों नागरिकता दी जाए? कैसे कहलाओगे आप भारतीय? ठीक है, तो ऐसे ही उसकी नागरिकता गई। तीसरी बात, पंजीकरण अथवा देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर व्यक्ति को किसी भी देश में 2 वर्ष की सजा होने की स्थिति पर, मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो पंजीकरण के आधार पर या फिर देशीकरण के आधार पर, मतलब कि देशीकरण के मतलब अपने आप को जो देशी समझ रहा हो, 5 साल वो भारत में रहा, 10 साल भारत में रहा, है ना, 10 साल हो गया था 1986 के तहत। तो 1955 में तो से 5 साल का था देशीकरण में, लेकिन 1986 में बोला कि अब 10 साल तक तुम रहोगे तो देशी तभी तुम कहलाओगे, है ना। तो ऐसे में वो रहा भारत में ही इतने साल तक, लेकिन अगर इसी साल के बीच में उसको 2 या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई, उसने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, तो ऐसे में उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी। ठीक है, और चौथी बात, कब जा सकती है आपकी भारत की नागरिकता? देखिए, इसे समझिएगा कि भारत सरकार की अनुमति के बिना, है ना, उनकी अनुमति के बिना लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहने व भारतीय दूतावास में अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष पंजीकरण नहीं कराने की स्थिति में। ठीक है, पंजीकरण अगर नहीं कराओगे प्रतिवर्ष और आप विदेश में रह रहे हो, ठीक है, और भारतीय दूतावास में अपनी नागरिकता बनाए रखने के लिए पंजीकरण अगर आप नहीं करवाओगे हर साल, तो ऐसे में भी आपकी नागरिकता जा सकती है। ठीक है, विदेश में रह रहे हो तो वहाँ पर भी पंजीकरण करवाना होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नागरिकता किस तरह से समाप्त हो सकती है। चलिए, मैप से भी पढ़ लिया, समझ लिया। ठीक है, देखिए, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, समझ लिया है, और हमने ये भी देख लिया है कि जो अधिनियम आया था 1955, उसके तहत हमें 5 तरीके से, मतलब कि 5 आधार पर हमको नागरिकता मिल सकती है। एक जन्म के आधार पर, दूसरा वंश, तीसरा देशीकरण, चौथा पंजीकरण द्वारा, और 5वां भूमि विस्तार। ठीक है, इन 5 आधार पर भी हमें नागरिकता मिल सकती है। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें किस तरह से संशोधन किया गया, 1986 में क्या चीज़ बदल दी गई जो गलत लग रही थी उसमें। उसके बाद कि किस तरह से नागरिकता समाप्त हो सकती है, वो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यूज़ करवाऊंगी 27 एमसीक्यूज़, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, उसी में। चलिए, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।